दोस्तों, आज अपन लोग अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र के अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर को लिखेंगे और उनको समझेंगे। और प्रश्न पहला है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई तो सीमा क्या है? उत्तर है, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में उपयोग की जाने वाली मुख्य कसौटी किसी देश के व्यक्ति आय या औसत आय कैसे वितरित की जाती है। आय वितरित के संबंध में प्रति व्यक्ति आय वाले दो देशों बहुत भिन्न हो सकते हैं। एक के पास आय का समान वितरण हो सकता है, जबकि दूसरे में गंभीर और गरीब के बीच बड़ी असमानता हो सकती है। राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का अच्छा मापदंड नहीं है। प्रश्न दूसरा है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में बैंक के मापदंड से अलग है? तो इसका उत्तर है, विकास को मापने के यूएनडीपी द्वारा उपयोग की जाने वाली कसौटी विश्व बैंक द्वारा इस अर्थ में उपयोग किए गए जाने वाले से अलग है कि यह पॉइंट पहला है, स्वस्थ विकास मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। जिस देश के लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा ज्यादा हो, उससे ज्यादा विकसित माना जाएगा। शिक्षा, पॉइंट दूसरा है, शिक्षा किसी देश के शैक्षिक स्तर को देख के उसके विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। पॉइंट तीसरा है, आय प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल करके यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूएनडीपी इन जीवन स्तर क्या है, अतः यह विकास मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड हो सकता है। यूएनडीपी इन कारकों के संयोजन को विकास के संकेतक के रूप में उपयोग करता है। यह केवल प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर नहीं करता है, जैसे कि विश्व बैंक के मामले में है। प्रश्न तीसरा है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके उपयोग करने की क्या कोई सीमा है? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हम औसत का उपयोग करते हैं क्योंकि वे एक ही श्रेणी के अलग अलग मात्रा की तुलना करने की उपयोग है। उदाहरण के लिए देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए औसत के उपयोग की सीमाएं हैं। भले ही वे तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन वे असमानताओं को भी छिपा सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी देश की शिशु मृत्यु दर उस तरह देश में पैदा हुए पुरुष और महिला शिशुओं के बीच अंतर नहीं रखता है। इस तरह का एक औसत हमें इस बारे में कुछ नहीं बताता है कि एक की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा लड़के या लड़कियां हैं। प्रश्न चौथा है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मापन विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है, केरल प्रति व्यक्ति कम आय के साथ हरियाणा से बेहतर मानव विकास क्रमांक है। हाल ही यह कहना गलत होगा कि प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड नहीं है। प्रति व्यक्ति आय निश्चित रूप से एकमात्र मापदंड नहीं है। इसकी अपनी
एक अपनी सीमाएं हैं। मतलब यह नहीं है कि यह बिल्कुल उपयोगी नहीं है। इस औसत की कमी का मुकाबला करने के लिए मानव विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। मानव विकास सूचकांक तुलना करने के लिए विकास कारकों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आय संयोजन का उपयोग करता है। साथ ही में प्रति व्यक्ति आय राज्यों के मनी इंडेक्स की तुलना के उपयोगी है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय विकास कारकों में से एक और इसे दूर नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 8वां है, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष बाद क्या संभावना हो सकती है? इसका उत्तर है भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के वर्तमान स्रोत जो भारत के लोगों द्वारा उपयोग की जाते हैं वे निम्न है। बिजली का उपयोग बहुत फैला हुआ है। इसके सहारे तरह तरह के यंत्र का काम करते हैं। साथ ही प्रकाश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बल्ब भी इसके सहारे जलते हैं। कोयला का इस्तेमाल मुख्य रूप से ईंधन के लिए किया जाता है। कोयला का उपयोग वाष्प इंजन में और उद्योगों में कच्चे माल के रूप से है। तीसरा पॉइंट है कच्चा तेल। कच्चा तेल सबसे बड़ा हिस्सा है ऊर्जा वाहक के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे गैसोलीन, जेट इंजन, डीजल और हीटिंग तेलों में जोड़ा जा सकता है। पॉइंट चौथा है ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसका इस्तेमाल करने और हीटिंग के उद्देश्य से किया जाता है। अब से 50 साल बाद अन्य संभावनाओं में एथेनॉल, बायो और डीजल और पवन ऊर्जा का बेहतर उपयोग शामिल हो सकता है। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न 9वां है, धारिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है विकास के लिए धारणीय का मुद्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास भविष्य के साथ मिलकर होना चाहिए। यदि प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव नहीं किया जाता है तो एक समय के बाद विकास रुक जाएगा और अनैतिक रूप से संसाधनों का शोषण अंततः उस के देश ने हासिल किया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि भविष्य में वे साधन आगे की प्रगति के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। है धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए। धरती के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा के लिए संसाधनों का रखरखाव भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि कथन का दावा है, भारत के पास पर्याप्त संसाधन है। नवीकरण सभी की जरूरतों को करने के लिए, हालांकि इनका उपयोग पर्याप्त संरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए की दृष्टि से किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादन और संतुलन बना रहे और कमी से
बचाया जा सके। 11वां है पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो आप अपने आसपास देखे हो। उत्तर है पर्यावरण गिरावट विभिन्न तरीकों से प्रकट होती है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो पॉइंट पहला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण झीलों में, नदियों, झीलों में कारखानों से निकलने के बाद गंदे पानी, कूड़ा कचरा मिलने से जल प्रदूषण होता है। गंदगी से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव जिंदा नहीं रह पाते हैं। दूसरा है वायु प्रदूषण। ऑटोमोबाइल्स से अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है। ओजोन परत में छिद्र भी वायु प्रदूषण की वजह से होता है। जीवाश्म ईंधन जलने से निकलने वाले धुआं से वायु प्रदूषण होता है। पॉइंट तीसरा है भूमि प्रदूषण। भूमि पर कचरा फेंकने से मिट्टी का क्षरण और भूजल का स्तर गिरता है, जिससे भूमि प्रदूषण होता है।